गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं की नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र हल करवाने जा रहे हैं, जो कि गणित भाग का होगा। 41वां प्रश्न के रूप में दिया हुआ है, जो कि गणित का पहला सवाल है। इसमें इसको सरल करने पर लगभग मान आता है, तो इसका मान लगभग आता है। लगभग में उत्तर देना है। सबसे पहले 3.003 को 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 तिया 45 प्राप्त हो गया। 15 शून्य शून्य और 15 तिया 45। तो इस प्रकार से ये गुना फल प्राप्त हुआ और ये दोनों को जोड़ देना है, तो 0.0123 और 5.0002575 ऊपर में शून्य उतार देंगे, इससे मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने से देखते हैं, 0 में 5 जोड़े 5, 0 में 7 जोड़े 7, 3 और 5 8 होता है, 5 2 7 और 7 और 2 9 होता है, 4 और 1 5 होता है, 0.5 5 10 हासिल 1 4 और 1 5। तो इसका मान प्राप्त होता है 50.0598575, जो कि लगभग 50 के समतुल्य होता है। लगभग मान 50। इसका आंसर 41 का सी प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न में 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य बोला है। इसका 4 विकल्प दिया हुआ है। इसमें 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होता है। तो देखते हैं, 16 से 1/16 12 से 1/16 है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 12 का गुना 16 से करेंगे और इसको 1 को जोड़ देंगे। तो 12 का गुना 16 से कर देते हैं, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 प्राप्त होता है, हासिल 3। 16 एकम 16 और 16 3 19 होता है, और एक जो अंश में उसको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 193 मिल जाएगा, और भागित मतलब बटे 6 मिल जाए 16 मिल जाएगा। तो अब 193 को क्या कर देंगे, 16 से विभाजित कर देंगे। तो विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो 16 एकम 16, 9 में 6 घटाने से 3, 1 में घटाने से 0, 3 उतार देंगे, 33 मिला, और 16 दूनी 32 प्राप्त हुआ। घटा देंगे, 3 में 2 गया 1, 3 में 3 गया 0। अब यहाँ दशमलव उतार देंगे, शून्य उतार देंगे, 16 शून्यम 0 मिला 10, फिर शून्य उतार देंगे तो 16 6 का 96 मिलता है, घटाने से मिलता है 4। तो इसके आगे और हल होगा, लेकिन अब प्रश्न में देखते हैं 12.04 वाला कोई उत्तर देखते हैं। 12.06 वाला, तो 12.06 इस प्रकार से है। 12.6 है, यहाँ 12.60 है, ये 12.05 है, तो 12.06 वाला ऑप्शन सी है। इसलिए 42 का उत्तर, सही उत्तर सी प्राप्त होगा। अब 43वां प्रश्न देख, इसमें योगफल बोला है 7.7, 7.07, 7.007, 70.0077। तो इसका क्या कर देना है, योगफल करना है। योगफल मतलब जोड़ना। तो ऊपर में हम शून्य को उतार देंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, शून्य में 7 जोड़ने से 7, 7 में 7 जोड़ने से 14, हासिल 1, 7 में 1 जोड़ने से 8, और ये 7 के नीचे 7, 7 को 4 बज 7 चौक 28 प्राप्त होगा, 2 7 2 9। तो उत्तर 98.7848 प्राप्त होगा। 98.7847 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, बी प्राप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 में दिया हुआ है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। क्या अंतर है, 4 विकल्प दिया हुआ है। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिल गया, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गया। इसमें अंतर पूछा है, अंतर मतलब घटा देना है। घटाने से क्या मिलेगा, 10 मानेंगे, 10 में 9 घटाने से 1 मिलेगा। अब ये 9 बन गया, 9 में 9 घटाने से 0, यहाँ भी 9 में 9 घटाने से 0, 9 में 9 घटाने से 0, और 9 में 0 घटाने से 9, और 1 में 0 घटाने से
एक में एक घटाने से शून्य मिलता है। तो इसका उत्तर क्या मिल गया? 9,00,01 9,00,01। तो 44 का उत्तर सी प्राप्त हुआ। 45 प्रश्न में 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको शब्द में लिखा गया है, इसको अंक में लिखने के लिए बोला है। तो 2 लाख जैसे इसको देखते हैं, ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 में है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख में है, ये 2,02,000, यहाँ तो 200 दिया हुआ है। इसको देखते हैं तो 22,000 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 2,02,000 ये लिखा हुआ है, तो हमारा 45वां प्रश्न का सही उत्तर सी प्राप्त होगा। अब देखते हैं 46वां प्रश्न। इसमें दिया है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पे उत्तर के रूप में दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। देखो ये जो है लाभ हानि वाले सूत्र से बनेगा। लाभ हानि का प्रश्न है। यहाँ अंकित मूल्य के बारे में दिया हुआ है। ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के अब 3/4 में खरीदता है, मतलब कितने रुपए में खरीद रहे हैं हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं, माना रेडियो को अंकित मूल्य भी हमको नहीं पता है, यहाँ अंकित मूल्य कहीं पे दिया नहीं दिया हुआ है। तो माना रेडियो का अंकित मूल्य जो है 100 रुपया है। मान लो जाए रेडियो का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया। इस अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो मूल्य किसी वस्तु पर लिखा होता है, पहले से चिपका होता है, रेट प्राइस जो चिपका रहता है वही उसका अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपये है और उसकी 3/4 में खरीदता है। तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, उसका 3/4 देखेंगे, 3/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 25 गुणित 3 करने से 25 थे 75 रुपये। ये 75 रुपये क्या है? खरीदी मूल्य है। रेडियो को जिस मूल्य पर खरीदे हैं, खरीदी मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। खरीदी मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब प्रश्न आगे क्या बोला है? इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अब 100 रुपया इसका अंकित मूल्य है, उसके 20% अधिक। अब 100 को कोई भी प्रतिशत बनता है और 20% अधिक करने से 120 हो जाएगा। 120% मतलब 120/100। तो इधर का 100 कट गया, इधर का 100 कट गया, तो कितना बचा? 120 रुपये। जो 120 रुपये क्या है? बेच देता है, मतलब ये बेचने वाला मूल्य है। बेचने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। बेचने वाले मूल्य को क्या मूल्य कहते हैं? विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य, खरीदी मूल्य, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य मिल गया। अब प्रश्न में क्या बोला है? ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। ये हो गया प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र हो जाता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखते हैं कुल लाभ कितना मिला है, पहले ये निकाल लेते हैं। कुल लाभ कितना मिला? कुल लाभ देखो, विक्रय मूल्य 120 रुपये है और खरीदी मूल्य कितना है? 75 रुपये है। तो इसमें घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 45 रुपये। 45 रुपया उसको लाभ हो रहा है एक रेडियो खरीदने में। तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत पूछा है, ना कि कुल लाभ। तो कुल लाभ 45 रुपया बटे क्रय मूल्य कितना है? खरीदी मूल्य 75 रुपया गुणित 100। अब इसको गुणा कर देते हैं, काट देते हैं। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो 15 गुनी 4, 15 चौक 60%। तो ये जो 60% हमारा क्या निकला? आंसर निकला। तो ए का प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 60%। हमारा 46वां प्रश्न का उत्तर सी प्राप्त हुआ। 47वां प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या है। बस इसमें दिया हुआ है 3/5 बच्चे लड़के हैं, 3/5 बच्चे लड़के हैं। तो इसमें से ये क्या है? लड़के हैं। कुल 5 भाग में 3 भाग क्या है? लड़का का है। और बचा कितना भाग? 2 भाग। 5 में से 3 भाग लड़का है, तो लड़की कितना हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियां देखो 800 है और लड़की का 2 भाग है, तो 1 भाग कितना हो जाएगा? 800/2, मतलब क्या हो जाएगा? 400। भाग करने से 4 एकम 4,
2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, तो 400 मिला। मतलब एक भाग कितना मिला, यहाँ पे 400 मिला। तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़का कितना है, 3 है, तो 3 गुणित 400 कर देंगे तो 4 तिया 1200 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना मिल जाएगा हमें, 1200। जो विकल्प में दिया हुआ है उत्तर विकल्प सी प्राप्त हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 48वां। एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। देखो यहाँ भी लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो सबसे पहले हैं खरीदी जाती है, खरीदी मूल्य अर्थात होता है क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए दिया हुआ है, 7500 रुपये दिया हुआ है। और उसका जो है विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, या इसी को बोलते हैं बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। तो ये कितना दिया हुआ है, 8,400 रुपये दिया हुआ है। तो लाभ प्रतिशत बोला है, मतलब लाभ हो रहा होगा। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देने से लाभ मिल जाएगा। तो देखो विक्रय मूल्य है 8,400 और क्रय मूल्य है 7,500। इसको घटा देते हैं तो घटाने से 900 प्राप्त होता है। 900 क्या प्राप्त हुआ, 900 जो है 900 रुपये लाभ है। अब प्रश्न क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बोला है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र इसके पहले लिखाया था, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। यहीं पे हल कर देते हैं। कुल लाभ कितना है, यहाँ पे कुल लाभ 900 है और क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 75 है, ये क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, गुणित 100। ये जो यहाँ से फार्मूला से ऊपर का 2 शून्य और नीचे का 2 शून्य आपस में कट जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 15 50 शून्य 150। अब 25 6 का 150 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। तो 12% यहाँ पे आंसर आया। तो यहाँ देखते हैं 12% सी इसका उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न का सी उत्तर 12% आ जाएगा। 49वां प्रश्न है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ये औसत वाला प्रश्न है। अब इसको हल करते हैं। देखो एक क्रिकेट की खिलाड़ी की 24 पारियों में 24 पारी खेला है और उसका रन का औसत 28 है, तो दोनों को गुना कर देना है, 24 गुणित 28 कर देना है। तो 8 चौक 32 होता है और 8 दूनी 16 और 16 और 3 19 होता है। और 8 4 दूनी 8 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो 2 8 16 17, 4 1 5 1 6, इसको गुना करने से 672 मिल गया। अब वह ये क्या है, 24 पारी में 28 औसत है। अब 25वां पारी में कितना रन बनाएगा कि औसत 29 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 24 पारी था, अब 25 पारी कर देते हैं और ये जो 28 औसत था उसको 29 बढ़ा देते हैं, तो इसको गुना कर देंगे। तो गुना करने से 9 पंचे 45 मिल जाएगा और 45 का 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 मिलेगा। अब 5 दूनी 10 मिलेगा और 2 दूनी 4 और 1 5 मिलेगा। इसको जोड़ देते हैं, 5 2 7, ये 700 कितना मिला 25, ये 672। तो कितना रन बनाया होगा 25वां पारी में, तो इसको इसमें से घटा देंगे। 725 में 672 को क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने से क्या मिलेगा, 5 में 2 घटाने से 3 मिलेगा, 12 में 7 घटाने से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 में 7 घटाने से 0, मतलब ये क्या मिल गया, 53 मिला। तो इसका जो सही आंसर है 49 का डी मिल जाएगा। उत्तर हमें कितना मिला, अभी 53 मिला है। 49 का 53, मतलब एक 25वीं पारी में कितना रन बनाएगा, 53 रन बनाएगा। अब अगला 50वां प्रश्न, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगुना हो जाता है, वार्षिक दर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले धनराशि पूछा है, ये तो साधारण ब्याज वाले प्रश्न से लिया हुआ है, इसके लिए हमें साधारण ब्याज का सूत्र याद रहना जरूरी है। एक धनराशि ऐसे प्रश्न आता है तो माना जाता है, एक धनराशि माना धनराशि या धनराशि को ही बोल देते हैं मूलधन, मूलधन मान लेना है।
क्या बोला है, धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाता है। कौन? धनराशि। मान ले जाते हैं वह मूलधन या धनराशि 100 रुपया है और दोगुना होने पर दो गुना होने पर वो धनराशि कितना हो जाएगा? 100 का दोगुना करने से 200 रुपये हो जाएगा। देखो अब 200 रुपया क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है, दोगुना हो जाता है तो दोगुना हो जाएगा कितना? साधारण ब्याज की दर से। मूलधन क्या है? 100 है और साधारण ब्याज लगेगा और उसका दोगुना हो जाएगा 200 रुपया। तो ये जो 200 रुपया क्या है, ये मिश्र धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। अब हमें साधारण ब्याज भी नहीं पता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मिश्र धन में मूलधन को घटा देने से साधारण ब्याज निकल जाता है। अब साधारण ब्याज तो हमें नहीं पता है, तो मिश्र धन क्या माने? अभी ये 200 रुपया प्राप्त हुआ है और मूलधन माने कितना? 100। तो हमें कितना मिला? 200 में 100 घटाने से 100 मिल गया। तो हमें क्या मिल गया? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है। साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इसके मान की जगह हम लिखते हैं, साधारण ब्याज यहाँ पे निकाले हैं कितने? 100 है। मूलधन यहाँ पे माने कितने? 100 रुपये माने, यहाँ पे 100 रुपये माने हैं, गुणित दर। प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न वार्षिक दर होगी, दर पूछा गया है और 16 वर्ष दिया है, समय कितना दिया है? 16 वर्ष। दर क्या निकाल दे, दर तो हमें निकालना है, गुणित दर का दर लिख देते हैं। समय क्या है? 16 वर्ष बटे क्या है? 100। अब देखो ये 100 में 100 कट गया। अब दर गुणित 16 बचा, इधर का गुणा इससे करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर क्या है? 100। अब दर कितना निकल जाएगा? 100 बटे 16 निकलेगा। अब इसको काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 25 100, तो ये 25 बटे 4 आया। अब 25 बटे 4 को और भिन्न के रूप में तोड़ना है, तो 6 चौक 24 और 1 25, तो 6 सही 1/4% इसका उत्तर आ जाएगा। 6 सही 1/4 50वां नंबर का बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 51 प्रश्न, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। इस प्रकार से प्रश्न को हल करने के लिए सभी को एक एक करके भाग करके देखना पड़ता है। जैसे 12 से भाग देते हैं, कितना? 270 को, तो 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, घटाने से 7 में 4 घटाने से 3, और ये शून्य और क्या उतार देंगे? शून्य। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, ज़्यादा 12 दूनी 24, इसमें आ जाएगा। अब 10 में 4 घटाने से 6 और 3 में 3 घटाने से शून्य मिला। अब देखो यहाँ पे क्या मिला? 22 मिला। और शेषफल कितना मिला? ये शेष, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें शेषफल प्रत्येक में 6 शेषफल बचता है, 6 शेषफल बचा। अब ये 270 को भाग किए, अब 426 को 12 से भाग करके देखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हो गया, 12 तिया 36। अब इसको घटाते हैं, 12 में 6 घटाने से 6 और 3 में 3 घटाने से 0, ये 6 उतार देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया, घटाने से 6 मिला। अब यहाँ पे भी शेषफल 6 मिला है, यहाँ पर भी शेषफल 6 मिला हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 51 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको भी करके देख सकते हैं, इसको करने से शेषफल जो है बचता नहीं है, तो 51 का 12 उत्तर ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 52वां प्रश्न। 52 वाला में क्या दिया है? वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 तथा 6 तीनों का गुणज है? मतलब जो 4 से भी भाग जाता हो, 8 से भी भाग जाता हो, 6 से भी भाग जाता हो, तीनों से भाग जाता हो। तो सबको कर करके देखेंगे। जैसे 396 है, इसको 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 निया 36, ये मिला, ये घटाने से 3 मिला, ये 6, फिर 4 निया 36, तो हाँ ठीक है, ये तो भाग चला गया 4 से। अब 8 से देखते, 8 से 396, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 गलत, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और इसको घटाने से 7 मिलेगा 6। अब 8 से भाग देते हैं,
8 का 12 16 24 8 32 40 40 48 56 58 64 72। तो ये तो नहीं गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी को करके देखेंगे, ऐसे सी और डी को भी भाग करके देखेंगे। तो इसका हम भाग करना देखते, सी को करके देखते हैं। 6 9 6, तो इसको भाग देते हैं 4 से। 4 एकम 4, 2 आया 9, 4 सत्ते 28, 1 4 चौक 16, पूरा भाग चला गया। 4 से अब 8 से देखते हैं, इसी को 8 से कर देते हैं। 696 को 80 64 घटाने से 5 6 8 सत्ते 56, यहाँ भी पूरा भाग चला गया। अब 696 को किससे भाग देंगे? 6 से भाग करके देखते हैं। 6 एकम 696 को 6 एकम 6, 9 उतारेंगे घटाने से 0 9, 6 एकम 6, 3 मिला 6 6 6 का 36, ये भी पूरा में पूरा भाग जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 696। सभी से भाग करके देखना है, जो सभी से भाग चला जाएगा वो तीनों का 4 8 6 का गुणज प्राप्त होगा। तो उत्तर सी, हमें 52वां प्रश्न का उत्तर सी प्राप्त हुआ। 53वां प्रश्न देखते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? अभाज्य संख्या बोला है, प्रथम 4, प्रथम अभाज्य संख्या 1 2 3 और 5 है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, अब इसका योगफल पूछा है, मतलब जोड़ना है, तो इस चारों को जोड़ देते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो आंसर क्या मिल गया? 11। तो 53 का बी उत्तर हो जाएगा 11। अब है 54 प्रश्न, 54वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, AM मतलब मॉर्निंग 8:15 पर चलती है, तथा अजमेर 2:30 PM मतलब दोपहर पर पहुंचती है। और रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है, कितना समय लगा? मान लो जाए ये क्या है? दिल्ली है, और ये क्या है? अजमेर है। ये दिल्ली, यहाँ पे अजमेर है, यहाँ पे दिल्ली है। तो कितना बजे? 8:15 को सुबह मॉर्निंग में निकलता है रेलगाड़ी, और यहाँ पे पहुँचता है 2:30 PM को, ठीक है। तो कितना घंटा लगा? दिल्ली से अजमेर पहुँचने में कितना समय लगा? देखते हैं। 8:15 मॉर्निंग में निकला, तो 1 घंटा कितना लग जाएगा? 9:15 हो जाएगा 1 घंटा। ऐसे लाइन से लिख देते हैं। 10:15, 11:15, 12:15, 1:15 और 2:15। कहाँ तक लिखेंगे? 2:30 बजे तक का। जैसे कि ये 1 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 घंटा, यहाँ से यहाँ 3 घंटा, ये 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, मतलब 6 घंटा हो गया। और 2:30 बजे पहुँच रहा है, 2:30, यहाँ 2:15 हुआ है, तो 6 घंटा और कितना मिनट बचा है? 15 मिनट। तो 6 घंटा कितना? 15 मिनट। 6 घंटा 15 मिनट में अजमेर पहुँचेगा। सही विकल्प इसका देखते हैं, 6 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन क्या है? बी दिया हुआ है। 55वां प्रश्न। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। आधा घंटा मतलब मिनट में दिया है, उत्तर तो मिनट में ही निकालेंगे। आधा घंटा में कितना मिनट होता है? 30 मिनट होता है। आधा घंटा में कितना मिनट? 30 मिनट। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो 30 मिनट में 1/10 भाग टाइम आउट है, तो 10 एकम 10, 10 या 30, तो 3 मिनट। 3 मिनट क्या है? टाइम आउट है, मतलब 30 मिनट का 1/10 भाग कितना होगा? 3 होगा। तो 3 क्या है? मिनट में है। तो यह टाइम आउट कितने मिनट का हुआ? 3 मिनट का हुआ। ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इसका निकटतम मान ज्ञात करना है। 349 को गुणा 51 से कर देना है। ये धन का चिन्ह है, धन। 632 भागित 31 कर देना है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले भाग को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो इस भाग को अलग से हल कर देते हैं। 632
भागित 31 दिया हुआ है, तो इसको भाग कर देते। 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 1 2 घटाने से क्या मिलेगा, ये 3 में 2 घटाने से 1 मिलेगा, 6 में 6 घटाने से 0 मिलेगा, और 2 को उतार दिए तो अब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 31 शून्य 0, 12.0, तो इधर कुछ दशमलव में आएगा। चूंकि प्रश्न जो है निकटतम मान पूछा हुआ है, तो हम इधर दशमलव को हल नहीं करते हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 20 मान लेते हैं और इसको गुना करते हैं, तो इसको गुना करने से 1 निया 9, 1 चौक 4, 1 तिया 3, 5 निया 45, 5 चौक 20, 20 और 4 24, और हासिल 2, और 5 तिया 15, 16 17, इसको जोड़ देते हैं 9 9 7 7 1, 17,799। धन 20 है, इसमें 20 को भी जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से क्या होगा, 9 9 2 11, हासिल 1 7 1 8 7 1, 17,819, 17,819 आंसर आया क्या, 17,819। तो इसमें निकटतम मान पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 17,819 हमें आंसर मिला है, तो यहाँ 17,821 जो कि आसपास में है यही, बाकी आसपास में नहीं है, निकटतम मान यही प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x है, तो x बराबर है, 4 विकल्प दिया हुआ, इसमें हमको हल करना है। देखो इसको त्रिया गुना कर देते हैं, x का गुना x करने से x वर्ग हो जाएगा, और ये 25 का गुना 196 से करते हैं, तो 25 का गुना 196 से करेंगे, तो देखो 25 5 का वर्ग है और 196 जो है 14 का वर्ग है, तो x का वर्ग यहीं पे होगा, तो x बराबर, ये सभी वर्ग आपस में कट जाएगा, तो 5 गुनी 14, तो 14 पंचे 70 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका विकल्प में दिया हुआ है बी में, तो 14 पंचे क्या मिलेगा, 70। ये कौन से विकल्प में दिया है, बी में दिया हुआ है। 58वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। 4 विकल्प दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, सीधा जो परपेंडिकुलर लंबवत रहता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उसमें 2 भुजा दिया हुआ है, लंबवत भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसका मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो कर्ण का मान क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग, आधार क्या है 12, ये लंब है 5 और आधार 12 है, तो 12 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 मिलता है, 12 का वर्ग 144 होता है, दोनों को जोड़ने से 169 होता है। और ये कर्ण दिया, वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पे जो को तो उतारते जाएंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अब देखो कर्ण क्या मिल जाएगा, कर्ण मिलेगा 169 है, तो 169 को जो कर्ण है यहाँ पे वर्ग है, उसको हटाने से इधर पर क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। तो 169 का वर्गमूल कितना मिलता है, 13। तो इस कर्ण का मान कितना मिला, 13 मिला। तो प्रश्न अब क्या बोला है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का क्या सूत्र होता है, तीनों त्रिभुजों के भुजाओं के योगफल को जोड़ देना है। जैसे 5 धन 13 धन 12, 13 और 12 25 और 5 30, तो 30 हो जाएगा, 30 क्या सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा को जोड़ देना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 59वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, उसको सरल करने पर प्राप्त होता है, 4 विकल्प दिया हुआ है, इसको सरल करते हैं। 3 कोष्टक में क्या दिया है, 13 धन 6 गुणित 7 भागित 11 गुणित 3 ऋण 12 ऋण 4 गुणित 2 को हल करना है। इसमें जो है बॉड मॉस का नियम लगता है, 2-3 प्रश्न से आ चुका है। इसमें बॉड मॉस का नियम, पहले ब्रैकेट हटता है, कोष्टक हटता है, फिर का ऑफ हटता है, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ना, फिर घटाना होता है। तो इसको हल करते हैं। 3 यहाँ पे 13 लिख देते हैं। पहले इस धन और गुना में पहले कौन सा चिन्ह का
हल होगा गुना का होगा, क्योंकि पहले यहाँ बोला हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो 6 गुनी 7 करने से 42 होता है, धन 13 धन 6 सत्ते 42 प्राप्त होगा, भागित 11 गुनी 3 करने से 11 तिया 33 ऋण, अब इसको हल कर देते हैं, 12 ऋण 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जोड़ देंगे, 13 में 42 को जोड़ने से मिल जाएगा 55 भागित 33 ऋण, इसको 12 में 8 घटाने से क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, कोष्टक पहले टूटेगा, भाग से ये डिवीजन से पहले क्या आता है ब्रैकेट कोष्टक, तो इसको गुना कर देंगे, 5 तिया 15 हासिल है, 5 से 15 1 16 भागित क्या कर देंगे 33, ऋण क्या कर देंगे 4। अब ऋण के पहले भाग हल होगा, क्योंकि ऋण मतलब सब्स्टिट्यूशन और उसके पहले भाग डिवीजन आता है, तो 165 भागित 33 कर देना है ना। तो इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33 हो जाता है, 11 एकम 11 और 5 बचा 55 हो जाएगा, 11 पंचे 55, 3 एकम 3 3 पंचे 15। तो यहाँ पे इसको हल करने से क्या मिला 5 मिला, यहाँ पे ऋण 4 है तो बराबर 1 मिला, तो इसको हल करने से कितना मिला 1 मिला। तो इसका उत्तर यहाँ देखते हैं, इसमें दिया है क्या बी उत्तर है, बी उत्तर हमें 1 मिला, तो 59वां प्रश्न का उत्तर 1 प्राप्त हुआ। अब गणित का 60वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, इसको हल करते हैं। दिया गया है 154 गुणित 18 बराबर 2772, तो 27.72 भाग 1.8 का मान क्या होगा, इसमें से हल करना है। देखो 154 गुणित 18 बराबर 2772 दिया हुआ है, 154 गुणित 18 बराबर 2772 दिया हुआ है, तो 27.72 भागित 1.8 का मान क्या होगा बोला है। अब देखिए ये मान सेम है, दशमलव सिर्फ बीच में डाला गया है, 18 है, यहाँ भी 18 बीच में दशमलव डाल दिए हैं, यहाँ पे 2772 है, यहाँ पे देखो 2772 है, लेकिन बीच में दशमलव डाल दिया है, तो इसका उत्तर जो है अब क्या किए हैं, ये दोनों गुना करने से यह प्राप्त होता है। अब इसमें इसको भाग करने से क्या प्राप्त होगा 154 प्राप्त होगा, है ना। अब इसको 154 को यहीं पे दशमलव को उतारना है, देखो सभी में 154 दिया हुआ है, 154 154 154 154, लेकिन दशमलव बीच में उतारना है। कैसे उतारना है देखना, ये देखो एक यहाँ पे 27.72 दिया है, 27.72, अब 1.8 दिया हुआ है, तो हम दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो इस दशमलव इधर ले जाएंगे, तो ये दशमलव इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 18, तो इस दशमलव को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 277.8, ये भागित क्या हो जाएगा 18। देखो ये दशमलव इधर हट गया, ये दशमलव इधर हट गया, तो इधर कितना बचा, दो एक ही अंक बचेगा, 277 हो गया 2.2। अब देखो इसमें क्या कर देना है भाग कर देना है, 18 277 भागित 2 कर देना है, तो कितना बार में जाएगा, देखो 154 तो आएगा ही। अब इसको जब भाग देंगे तो 18 एकम 18 होगा, घटाने से 9 मिलेगा 7, फिर 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 का 18 18 36 38 54 18 72 18 पंचे 90, अब देखो यहाँ घटाने से 7 मिलता है। अब देखो यहाँ पे दशमलव आ गया, तो हम 2 को उतार देते हैं, दशमलव उतार देते हैं, और 18 चौक 72, 18 चौक 72 मिला। देखो क्या उत्तर मिला 15.4 मिला, तो हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा 15.4, 60 प्रश्न का 15.4। देखो इसको और एक विधि से भी इसको हल करने का कोशिश करते हैं। देखो ये इसमें जो है नहीं, ये ऐसे ही हल होगा। इस प्रकार से कुल गणित का 20 प्रश्न आता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, 20 के 20 प्रश्न जो है हम हल करके अभी दिखाए हुए हैं। आगे इसके और भी भाषा या जो गणितीय तर्क शक्ति वाला जो प्रश्न होता है, तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न, उसको आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।